अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th के साइंस के मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं और ये पार्ट 2 वीडियो है। तो जितने भी रामलाल, झामलाल, तूफानी लाल इस क्लास से पहली बार जुड़े हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चैनल पे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 को आसान करने के लिए काफी हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसी मॉडल पेपर की उदाहरण लें तो इसके शुरू के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। देख रहे हैं आप, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न पत्र सेट किया गया है ताकि आपको ओरिजिनल एग्जाम वाला फीलिंग आए। तो अगर आपका पीछे के क्लासेस कोई भी छूटा है तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि परीक्षा तक कम से कम जब तक आपका एग्जाम नहीं बीतता है तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्लास आपसे मिस नहीं हो पाए, क्योंकि यहां से आपका रिवीजन होगा और सीधे सीधे परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे। क्योंकि एक प्रश्न को आपको पढ़ते चलना और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आपको याद होगा 40 तक के प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 41 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, बड़ा शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ते जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, समझ पा रहे हैं, प्रधान अक्ष अर्थात कि मुख्य अक्ष, उस पर चलती चींटी का प्रतिबिंब जो है सीधा है और वो बढ़ते हुए जा रहा है, तो चींटी किस तरह गति कर रही है यही आपको बताना है। देखते हैं कितने छात्रों की लाइट चैप्टर का तैयारी बिल्कुल शानदार है, क्योंकि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए, ध्रुव से फोकस की ओर चींटी बढ़ रहा है। आज का पहला ही प्रश्न बड़ा शानदार था, कॉमन सेंस पे बेस्ट प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे सर। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। आपको बताना है कि जिस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात कि आर का मान जो है वो 1 मीटर है, तो उसका फोकस दूरी कितना होगा। फोकस दूरी का फॉर्मूला एफ निकालने का आप पढ़े होंगे, निकालिएगा तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न फिर न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के लिए आवर्धन 0.5 है, तो इसका फोकस दूरी क्या है। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक वस्तु का आवर्धन हम निकाल रहे हैं तो 0.5 प्राप्त हो रहा है, तो इसका फोकस दूरी कितना होगा सर? 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सोडियम की संयोजकता क्या है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम। तो जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है कि सर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, तो आपका बिल्कुल सही है। इसके आपको परमाणु क्रमांक याद होगा तो आप ऐसे 2, 8, 8 पे निकाल सकते हैं इसका संयोजकता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। किसी भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, काफी कॉमन बेस्ट पे प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, ध्यान से देखिएगा, धातु नहीं है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं धातु पूछता तब हम क्या करते, पारा। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। 45 का राइट आंसर क्या दिया गया है? ऑप्शन बी, ब्रोमीन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अधातु पूछा था। आगे बढ़ेंगे 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अभिक्रिया CaO+H2O CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, आपको यही बताना है। ऑप्शन आपको 4 अभिक्रिया का नाम दिया गया है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा 2 जो है आपके रिएक्टेंट और 1 है प्रोडक्ट, तो इसलिए कौन सा अभिक्रिया होगा? संयोजन हुआ है, कॉम्बिनेशन का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र। आपको बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे CaSO4 2H2। जिप्सम को ही हम गर्म करते हैं तो POP अर्थात कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का? ऑप्शन बी। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अर्थात कि अधिकतर धातु के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रवृत्ति के होते हैं। अम्लीय होंगे कि क्षारीय होंगे कि उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं, यही आपको बताना है। शुरू में ही बोला कि बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो क्या होते हैं सर? क्षारीय। सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन बी करेंगे। आगे बढ़ेंगे 49 नंबर प्रश्न आपको पढ़ना है और आंसर देने का प्रयास कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को रीड करके आंसर देंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है उत्तल दर्पण में आवर्धन का, यही आपसे पूछ रहा है।
तो कितना हो सकता है, उत्तल दर्पण में पूछा, वो भी मैक्सिमम वैल्यू आवर्धन का, तो 1 हो सकता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से हो जाती है। अर्थात कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से कैसे जाती है, यही आपसे पूछा है, तो अभिलंब से दूर हो जाती है। याद रखिएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल आप पढ़े होंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिलंब से दूर हो जाती है। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस में फोकस से प्रकाशिक केंद्र की ओर वस्तु ले जाने पर आवर्धन का मान। आपसे क्या पूछा कि एक उत्तल लेंस फोकस से हम लोग प्रकाशिक केंद्र की ओर जो है वस्तु को ले जा रहे हैं तो उसके आवर्धन के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा सर। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि ऑप्शन ए राइट आंसर है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। आपका तैयारी बिल्कुल समझिए शानदार है, घटता है, आवर्धन क्या होगा, घटेगा। आगे बढ़ेंगे 52 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है एक जल वैद्युत शक्ति संयंत्र परिवर्तित करता है। जल वैद्युत शक्ति संयंत्र जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यही आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा वो स्थितिज ऊर्जा जल में रहता है उसको वैद्युत ऊर्जा में, अर्थात की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा, इसीलिए आपको सही आंसर बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे सर, 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक अवतल लेंस में 10 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु के लिए आवर्धन का मान 0.5 है तो फोकस दूरी कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस में आपसे पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा सीधे दुगुना, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे सर, 54 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है एक माध्यम में स्थित कांच की पट्टी के लिए किरण आरेख दिया गया। यहाँ पे देखिए किरण आरेख दिया गया है, कह रहा है यदि कांच का अपवर्तनांक n और माध्यम का n1 हो तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, ये पिक्चर आपको देखकर बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें n जो है उसका मान बड़ा होगा n डैश से, तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 55 से सभी आपके बुक से लिए गए प्रश्न है, पूछ रहा है आपसे कि द्रव में स्थित कांच के एक प्रिज्म के लिए किरण आरेख दिया गया है। कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक है। देखिए किरण आरेख दिया गया है, द्रव में स्थित एक कांच है, वहीं आपसे प्रश्न पूछा है कि कांच का द्रव की अपेक्षा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो क्या होगा, 1 से बड़ा। सीधे सीधे आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 56 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विभवांतर किस यंत्र से मापते हैं। आपको बताना है कि किससे विभवांतर मापते हैं। इसका आंसर जो है किसी भी छात्र का गलत नहीं आना चाहिए। क्या पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे मापते हैं सर, तो काफी स्टूडेंट सही से आंसर कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन ए वोल्ट मीटर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। आपको बताना है कि कार्बन जो है इसमें से आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो राइट आंसर 57 का याद रखिएगा, नहीं मालूम है तो वर्ग 14। कार्बन को पूछा था कि कार्बन जो है आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, सी कार्बन, तो इसे 14 में रखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य संगठक है। इसमें से कौन जो है बायोगैस का मुख्य संगठक है, यही आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आप जानते हैं बायोगैस का मुख्य संगठक क्या होता है, तो कहिएगा सर मेथेन, CH4 बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि CHO अभिक्रियाशील समूह को हम लोग क्या कहते हैं। बड़ा ही ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर साल बोर्ड परीक्षा में इसके पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। जल्दी से बताइएगा CHO अभिक्रियाशील समूह को हम लोग क्या कहते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाते हैं। तो इसे हम कहते हैं सर एल्डिहाइड ग्रुप, याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें सह संयोजक बंधन की संख्या कितना है। सीधे सीधे आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से प्रश्न है, वो बताना है कि C2H6 में सह संयोजक अर्थात कि कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितना है। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि ऑप्शन ए 7 है, तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 61 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। आपको बताना है कि कौन इसमें से विद्युत का सुचालक है। जल्दी से सभी छात्र इसका आंसर देंगे। ये तो बिल्कुल आसान टाइप का प्रश्न है, इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है सर, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में आप पढ़ेंगे अपवाद में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। 62 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के स्टूडेंट के लिए। प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। पूछ रहे
आपसे कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा गैस बनती है? तो C2H4 बनता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी पे देखिए दिया गया है C2H4, क्योंकि पूछा था एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करना है। आगे बढ़ेंगे 63 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? आपको बताना है कि अमोनियम क्लोराइड को जो हम लोग जल में घुलते हैं, जो उसका जलीय विलयन बनता है, एक्वा सॉल्यूशन जो बनेगा वो किस प्रवृत्ति का होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा? कोई नहीं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो ये कैसा होता है अमोनियम क्लोराइड? तो ये होता है उदासीन, इसका जलीय विलयन। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ। पूछा है कि शल्य चिकित्सा में जो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए कौन सा जो चारों ऑप्शन में से रासायनिक पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन डी पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर यही है ऑप्शन डी। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न, एक एक का आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है 65 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसमें से किसका उदाहरण है? तो निर्माणात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, बुक से सीधे सीधे टेक्स्ट बुक से प्रश्न था। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, सभी आपके सिलेबस और बुक से सीधे सीधे प्रश्न उठाकर पूछ रहा है, इसलिए मैंने बताया था कि आपको सभी बुक का लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक का जरूर पढ़ना चाहिए। पूछा है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो जितने भी छात्र इसका ऑप्शन डी कमेंट करें कॉकरोच, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। आपके बुक में लिखा गया है कि कॉकरोच के श्वसन अंग को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। आगे बढ़ेंगे 67 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। देखिए यही सब प्रश्न हर साल के लिए VVI रहते हैं। ऑप्शन सी आप पढ़े होंगे, हाइड्रीला पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 68 नंबर प्रश्न फिर आपसे बिल्कुल देखिए काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। कह रहा है खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? इसमें से बताना है कि किसमें सर खुला परिवहन तंत्र पाया जाएगा? तो ऑप्शन ए तितली में, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 69 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पूछ रहा है किण्वन क्रिया किस में होता है? चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। पूछा है कि इसमें से किण्वन क्रिया जो है वो किस में होगा? ईस्ट में किण्वन होता है, तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा। 70 नंबर प्रश्न अपने से पूछा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आपको बताना है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है सर? तो हीमोग्लोबिन, क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन राइट आंसर है। क्यों पूछ रहा है ऑक्सीजन का वाहक पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर याद रखिएगा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 71 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा है आपसे कि BSI-4 का संबंध किससे है? BS4 का संबंध इसमें से किस प्रदूषण से है आपको बताना है। तो ये किसका मानक है? BS4 वायु प्रदूषण का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एयर पॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे सर 72 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग किस कलर का होगा, यही आपको बताना है। आप पढ़े होंगे क्लोरोफिल वर्णक जो है इसका रंग होता है हरा, ग्रीन, तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए पे दिया गया है। 73 नंबर प्रश्न सभी छात्र पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, यही आपसे पूछा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी 3। कितने होते हैं सर? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे सर 74 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, आसान टाइप का प्रश्न है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर सही सही आता है इसका। पूछा है आपसे कि जिंक ब्लेड जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो किसका होगा? जिंक का, Zn का, तो बिल्कुल सही। जितने भी छात्र ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं आपका बिल्कुल आंसर सही है। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि अभिक्रिया ये दिया गया है, कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया का आप देखिए और बताना इस अभिक्रिया को कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान से देखिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिए। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चारों अभिक्रिया का नाम लिखा गया है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, आप ध्यान से देख रहे हैं किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन, डीकंपोजिशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75 का सही आंसर हो जाएगा।
76 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। पूछा है कि किस पीएच मान वाला जो इसमें विलयन है सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन के अनुसार pH1 ऑप्शन ए आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए अम्लीय विलयन कैसे आप मान पता लगाते हैं, आपको पीएच स्केल याद होना चाहिए। बीच में होता है 7 उदासीन, 7 से जैसे ही बढ़ेंगे 8 9 10 तो होते जाएगा क्षारीय। 7 से कम होंगे तो 5 4 3 2 1। तो इसी प्रकार अम्लीयता बढ़ते जाता है। तो पूछा था किसका सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो ऑप्शन ए pH1। आगे बढ़ेंगे। 73 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि जस्ते का परमाणु संख्या है। द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज, आपको बताना है कि जस्ता का परमाणु संख्या क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 30। कितना होता है सर, ऑप्शन बी 30। 78 नंबर प्रश्न पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिए। सभी का सही सही आंसर सोचिए और नहीं मालूम है तो आपको मिलाना, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की और कौन कौन सा चैप्टर के प्रश्न आप गलत कर रहे हैं। तो वो चैप्टर अभी समय है तो आपको पढ़कर तैयार कर लेना है। पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, इसमें से किसका उपयोग हम लोग शराब के रूप में करते हैं। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही से आंसर दे पाते हैं। जितने भी स्टूडेंट का राइट आंसर आ रहा है कि सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। एथेनॉल का जो हम लोग उपयोग करते हैं उस शराब के रूप में भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे। 79 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। कह रहा है कि आवर्त सारणी में किस आवर्त के तत्व का कौन सा गुण समान होता है, यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा संख्या ऑर्बिट नंबर। आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। फेन पलावन विधि से याद रखिएगा। फेन पलावन विधि से हम लोग सल्फाइड अयस्क, जिसमें सल्फाइड अशुद्धि पाया जाता है, उसका हम लोग सांद्रण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह आज हम लोग आपके एक साइंस के नए 80 ऑब्जेक्टिव वाले मॉडल पेपर की चर्चा कर चुके हैं। आपको बताना है कि आज के 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। नीचे अब सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हो रहा है। अगर आप इस क्लास को लाइक करते हैं तो आपके लिए ऐसे ही हम लोग और महत्वपूर्ण क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।